Good morning, students. So in this lecture we will discuss the SGF. इस SGF के जो हम लोग थ्योरी थी अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी. उससे पहले हम लोगों ने FCFS देख लिया. FCFS में कैसे एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट होता है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फाइन. So in this lecture we will see the SGF with the both flavors, preemptive and non-preemptive. तो सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार रिकैप कर देता हूँ बहुत जल्दी. SGF कैसे होता है, बस टाइम के आधार पे काम करेगा, उसके बेसिस पे काम करेगा. जिसका शॉर्टेस्ट बस टाइम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा. ये जो अप्रोच है इससे वेटिंग टाइम जो होगा वो मेरा रिड्यूस होगा. बैच सिस्टम में काम में आता है. ये नॉन प्रेम्प्टिव होता है, प्रेम्प्टिव होता है. फाइन. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले से मेरे पास बस टाइम होना चाहिए. फाइन. तो लेट्स सी द एग्जांपल. Consider process available in the ready queue for execution with the arrival time 0 for all the processes and given burst time. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने देखा. तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा होने वाला है? P4. बट ऑब्वियस है क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है, हमने सबको सेम टाइम पे माना है. तो सबसे पहले हमें उस प्रोसेस को पिक करना पड़ेगा जिसका कि सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर सबसे छोटा मेरे पास जो प्रोसेस है वो कौन सा है? P4 प्रोसेस. फाइन. तो मैंने 0 से 2 मिली सेकेंड उसको चला दिया. ये एग्जीक्यूट हो गया, भाई साहब चले गए अपने, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया. उसके बाद मैंने P2 प्रोसेस देखा. P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना है? क्योंकि ये सबसे छोटा प्रोसेस है. अब P4 टर्मिनेट हो गया. अब कौन सा छोटा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम कम है? वो है P2. तो P2 को मैंने पिक किया, उसको कंट्रोल्स ट्रांसफर कर दिए CPU के, और CPU ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और ये टर्मिनेट हो गया. अब कितना हो गया? 2 + 3 दैट मींस 5. अब उसके बाद कौन सा? अब मेरे पास सिर्फ बचे हैं P1 और P3. अब कौन सा प्रोसेस पिक करने वाला हूं मैं? P3 प्रोसेस, क्योंकि इसका बस टाइम P1 प्रोसेस से छोटा है. तो मैंने इसको पिक कर लिया, इसको कंट्रोल्स ट्रांसफर कर दिए CPU के, और अब ये कितना हो गया? 5 + 6 दैट मींस 11. ठीक है, यहां तक मेरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए. मतलब मेरा P4 हो गया, P2 हो गया और P3 हो गया. अब मेरा लास्ट में कौन सा प्रोसेस बचा है? P1. इसके बाद मेरे पास कोई भी प्रोसेस नहीं है. तो बट ऑब्वियस है अब इसका बस टाइम 21 रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसको लास्ट में मेरे को पिक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है. तो मैंने इसको पिक कर दिया. अब हम एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आया. तो सबसे पहले 0 + 2 + 5 + 11. क्या मैं 32 लूंगा? नहीं लूंगा, क्योंकि ये कंप्लीशन टाइम है. इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं बचा वेट करने के लिए. तो मेरे पास अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 0 + 2 + 5 + 11 डिवाइडेड बाय 4, 4.5. जबकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब FCFS को डिस्कस किया था तो उसमें एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकल के आया था? 18.75. और अब आप देखिए SGF में कितना एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आ रहा है? 4.5 मिलीसेकेंड. So here students you can see the vast difference between the average waiting time. तो मैंने कितनी अच्छी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर दिया है. जैसे ही मैंने एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर लिया तो दैट मींस कि जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन है और जो मेरा थ्रूपुट है वो मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा उसका, और वो रेडिली इंक्रीज करेगा. तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि SGF में कितनी आसानी से जो है मेरा एवरेज वेटिंग टाइम को मैंने कम कर दिया एज कंपेयर टू FCFS. Now the disadvantage of the SGF. अब हम बात करेंगे SGF का क्या डिसएडवांटेज है. If the arrival time for processes are different, अगर arrival time different होता है, अभी तो मैंने इस केस में क्या करा था? arrival time सबका मैंने 0 रखा है यहाँ पे. लेकिन अगर arrival time सबका different होगा तो क्या होगा? If the arrival time for the processes are different, which means all the process are not available in the ready queue at the time 0. इसका मतलब सिंपल सा यही है कि रेडी क्यू में सारे प्रोसेसेस मेरे 0 टाइम पे अवेलेबल नहीं रहने वाले. एंड सम जॉब्स अराइव आफ्टर सम टाइम. इन सच सिचुएशन समटाइम्स प्रोसेस विद शॉर्ट बस टाइम हैव टू वेट फॉर द करंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन टू फिनिश. अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट. लेट सपोज कि मेरे पास एक प्रोसेस आया, ठीक है, अराइवल टाइम सबका 0 नहीं है, सबका अलग अलग अराइवल टाइम रहने वाला है. और मेरे पास एक प्रोसेस है जो कि 5 मिली सेकेंड का है. अभी तक जितने मेरे प्रोसेस थे उसमें सबसे छोटा था, वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, वो प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है? 5 मिली सेकेंड है.
लेकिन कुछ ही टाइम बाद, 1 ही मिली सेकेंड बाद या 2 ही मिली सेकेंड बाद एक ऐसा प्रोसेस आया जिसका के बस टाइम कितना है, 2 मिली सेकेंड। अब क्या हो गया, यहाँ पे एसजीएफ कॉन्ट्रोडिक्ट हो गया। एसजीएफ क्या बोलता है कि शॉर्टेस्ट जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, लेकिन किस कंडीशन में करना है, जब जीरो अराइवल टाइम हो। लेकिन अगर मैं जीरो अराइवल टाइम की जगह डिफरेंट टाइम का अराइवल टाइम कर दूंगा तो क्या हुआ इसमें हमने देखा कि जो अभी जो प्रोसेस था जो कि 5 मिली सेकेंड वाला था वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन जो नया प्रोसेस आया आफ्टर 2 मिली सेकेंड, लेट सपोज उसका 2 या 3 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है, उसको वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसजीएफ के कंसेप्ट को वायलेट कर रहे हैं। फाइन, बिकॉज इन द so sometimes process with the short burst time have to wait for the current process execution to finish, because in non-preemptive SJF no arrival of a process with the short duration. On arrival of the process with the short duration, the existing job process execution is not halted or stopped for to execute the shortest job first. तो non-preemptive SJF के अंदर क्या होता है, अगर छोटा burst time वाला भी कोई प्रोसेस आ गया तो एग्जिस्टिंग जो जॉब प्रोसेस है मेरा उसका एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, ना ही स्टॉप होगा, उस छोटे बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को वेट करना ही पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि दिस लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। तो जो मेरा छोटा वाला प्रोसेस था उसको स्टारवेशन में जाना पड़ेगा। स्टारवेशन का लिटरल मीनिंग होता है भूखा रहना। तो भूखा मेरा प्रोसेस कब रहेगा, जब उसको सीपीयू के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, सीपीयू उसको एलोकेट नहीं। तो यहाँ पे जो छोटा वाला प्रोसेस है, जो छोटा बस टाइम वाला प्रोसेस है, वो तो रोएगा बेचारा, वो तो कहेगा कि साहब मेरा तो छोटा बस टाइम था, छोटे बस टाइम होने की वजह से भी मैं पहले एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा अराइवल में लेट पहुंचा, ठीक है ना, मैं लेट पहुंचा। उससे पहले मेरे पास एक और कोई प्रोसेस था जो कि 5 मिली सेकेंड का था, वो एग्जीक्यूट होने चला गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको यही बोला, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, आपका अराइवल टाइम गलत था, आपका अराइवल टाइम अलग था, आपसे पहले जो प्रोसेस था उसका अराइवल टाइम अलग था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेवलपर साथ में बैठे और उन्होंने इसको बना दिया नॉन प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेम्पशन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का नहीं हो रहा। तो जो ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से सॉल्व होगी, विद द कंसेप्ट ऑफ एजिंग। तो एजिंग इज यूज्ड टू ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क बेस्ड ऑन द वेटिंग टाइम इन द रेडी। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द वेटिंग टाइम मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। और मेरे को अब किसका कंसेप्ट आ जाएगा, प्रेम्पशन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, किसी का कोई भी अराइवल टाइम हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहले वाला प्रोसेस मान लीजिए 5 बस टाइम का है, 5 मिली सेकेंड का है, मैंने उसको एग्जीक्यूशन में लगा दिया। लेकिन दूसरे ही मिली सेकेंड बाद कोई नया प्रोसेस आया जो कि उससे छोटे बस टाइम वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उस 5 मिली सेकेंड वाले प्रोसेस को होल्ड पे काट दूंगा, उसको वेटिंग में डाल दूंगा, और जो छोटा वाला प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करूंगा, दोबारा उसको ले लूंगा मैं। जैसे ही मेरा छोटा बस टाइम वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर मैं दोबारा नए प्रोसेस को ले लूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई विल क्लैरिफाई इट इन द कमिंग स्लाइड। हम अभी एक नया एग्जांपल देखेंगे, एक नया एल्गोरिथम देखेंगे। सो लेट्स सी हियर। अभी हम लोगों ने जो टेबल देखी थी उसमें हम सिर्फ प्रोसेस और बस टाइम देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक और नया कॉलम ऐड हो गया है, वो है अराइवल टाइम। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा टेबल को, तो इसका मतलब ये है कि P1 प्रोसेस है, उसका बस टाइम है 21, 0 अराइवल टाइम। P2 उसका बस टाइम है 3, 0 फर्स्ट अराइवल टाइम। P3 उसका बस टाइम है 6, सेकेंड अराइवल टाइम। फोर्थ P4 जो है उसका 2 बस टाइम है, थर्ड अराइवल टाइम। मतलब अब हमने यहाँ पे देखा कि मेरे जो अराइवल टाइम्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। P1 प्रोसेस 0 पे है, P2 प्रोसेस 1 पे है, P3 प्रोसेस 2 पे है, P4 प्रोसेस 3 पे है। और स्टूडेंट्स यही एक रियल टाइम सिनेरियो है, क्योंकि प्रोसेस कभी भी एक ही अराइवल टाइम पे नहीं आएंगे, अलग अलग अराइवल टाइम पे आएंगे। तो अब इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है कि सबसे पहले मेरे पास कौन सा प्रोसेस आने वाला है, P1 प्रोसेस, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कितना है 0। तो अभी मेरे पास जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस कौन सा है, P1 ही होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ना तो P2 आया, ना P3 आया, ना P4 आया है। तो सबसे पहले मैं P1 को ले लूंगा। P1 को मैंने ले लिया और उसको एग्जीक्यूशन में लगा दिया, फाइन, एग्जीक्यूशन में लगा दिया। लेकिन जैसे ही 1 मिली सेकेंड हुआ मेरा P2 प्रोसेस आ गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, इसको वेटिंग में नहीं डालेगा, अब ये कंपैरिजन करेगा P1 और P2 का। तो इसमें P2 का जो बस टाइम है वो
छोटा है एज कंपेयर टू P1 बस टाइम, तो वो क्या करेगा, प्रेम्प्ट कर देगा P1 को, भैया आप हट जाओ, अभी सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसका बस टाइम छोटा है। इसको ले लिया, तो जैसे मेरा P2 एग्जीक्यूशन में आने लग गया, मेरा P2 को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। लेकिन जैसे दूसरा मिली सेकेंड आया तो मेरा P3 प्रोसेस आ गया। P3 प्रोसेस आ गया तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कंपेयर करेगा, जो शेड्यूलर होगा वो कंपेयर करेगा। अब इसने P2 और P3 को कंपेयर किया, P2 और P3 को कंपेयर किया तो पाया कि P2 ही छोटा है, तो इसको कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूशन में। तो ये 1 से 2 पे एग्जीक्यूट हुआ, 2 से 3 पे एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जैसे 3 का अराइवल टाइम आया तो यहाँ पे P4 आ गया। P4 आ गया तो दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कंपेयर करेगा, P2 को और P4 को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा P4 का जो है बस टाइम वो कम है, तो यहाँ पे P4 का बस टाइम कम है तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब P4 को ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि यही सबसे छोटा है, तो ये 3 से 2 मिली सेकेंड लेगा, 5 हो गया, 3 + 2 5। उसके बाद अब किस प्रोसेस को लेगा, अब यहाँ पे 20 का हो गया था, 1 मिली सेकेंड चला गया, 21, यहाँ 3 का 1 मिली सेकेंड चला गया 2, लेकिन 2 मिली सेकेंड जाएंगे इसके केस में, क्योंकि जब P3 प्रोसेस आया था तो P3 का बर्स्ट टाइम ज्यादा था, तो इसको एक और मिली सेकेंड मिल गए थे, तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट मीन्स के 1। तो सबसे पहले P2 को पिक करेगा और 1 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे P1 और P3। P1 और P3 में कौन सा छोटा है, P3 छोटा है, तो 6 + 6 12, और यहाँ पे कितना रहेगा था इसका 20, तो 20 मिली सेकेंड इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपने देख लिया 12 + 20 32। फाइन, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने पूरी थ्योरी भी लिख दिया स्टूडेंट्स, सो बाय गोइंग थ्रू दिस थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले P0 आएगा, 1 मिली सेकेंड तक चलेगा, दूसरा पहले मिली सेकेंड पे P2 प्रोसेस आया, फिर उसको लेगा क्योंकि इसका बस टाइम छोटा है। उसके बाद दूसरा मिली सेकेंड आएगा, फिर P2 P3 को कंपेयर करेगा तो P2 छोटा है तो उसको ही एग्जीक्यूट होने देगा। उसके बाद थर्ड पे P4 आ जाएगा, फिर P2 और P4 का कंपैरिजन करेगा तो P4 को लेगा पहले क्योंकि P4 का बस टाइम छोटा है। उसके बाद दोबारा P2 आएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 आएगा और फिर P1 आएगा। लेकिन जब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 5 - 3। तो सबसे पहले मैं P4 को ले रहा हूं तो ये होने वाला है 5 - 3, तो ये हो जाएगा प्लस 6 - 2। अब यहां तक तो उसको वेट करना पड़ा था, तो ये हो गया 5 - 3 क्योंकि यहां पे तो वो एग्जीक्यूट ही हो रहा था। और उसके बाद ये तो हो गया मेरा किसका, P4 का। अब 6 - 2, 6 - 2 किसका होने वाला है, तो सबसे पहले हम देखते हैं P1 का। P1 का अराइवल टाइम 0 था, 0 से 1 तक वो एग्जीक्यूट हुआ, फाइन। उसके बाद वो कब आया है 12 पे, तो ये इसका वेटिंग टाइम है और ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है। यहां तक क्या उसको वेट करना पड़ा, नहीं, ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम था, ये इसका रनिंग टाइम है, यहां पे उसको वेट नहीं करना पड़ा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं 12 - 1, तो यहां पे मैंने लिख दिया P1 के लिए 12 - 1। P2 को वेट करना पड़ा क्या, P2 को वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए उसको मैंने लिया ही नहीं है। उसके बाद मैं P3 की बात करूंगा, P3 कहीं और एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं हुआ है, और इसका अराइवल टाइम कितना था 2 था, तो दैट मीन्स के 6 - 2, तो 6 - 2 तक उसको वेट करना पड़ा। और 12 - 1 क्या हो गया ये, और उसके बाद P4 की बात मैं करूंगा तो P4 क्या हो जाएगा, P4 का अराइवल टाइम था 3, तो यहां तक तो उसका अराइवल टाइम ही था, और 5 तक वो एग्जीक्यूट हुआ, तो ये हो गया 5 - 3, तो ये हो गया 5 - 3, 6 - 2, 12 - 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4.25। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। P1 प्रोसेस को 0 अराइवल टाइम था, 0 से 1 तक तो वो एग्जीक्यूट होता रहा। उसके बाद दोबारा कब मौका मिला उसको, जब 12 मिली सेकेंड हो गया, तो ये इसका यहां तक उसको वेट करना पड़ा क्योंकि हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 12 - 1 P1 का हो जाएगा। फिर उसके बाद P2 आया, P2 को 1 से लेके 3 तक चला वो, तो यहाँ पे उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं था। लेकिन P2 दोबारा कब आया 5 पे, तो 5 - 3 कर दिया इसको मैंने, तो 5 - 3 कर दिया तो ये P2 का आ गया। P3 का मैं बात करूंगा तो P3 को अराइवल टाइम था 2, तो इसको 6 - 2 कर दिया मैंने क्योंकि उससे पहले P3 कहीं चला नहीं है। और उसके बाद आ गया P4 का अराइवल टाइम 3 था और उसी समय वो एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके पास कोई उसको वेट करना नहीं पड़ा, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 4.25।
तो इस समय आप लोगों ने समझ लिया, इससे मैंने थोड़ा सा एवरेज वेटिंग टाइम को अच्छा कर लिया या 4.25 हो गया। थैंक यू।